हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन। मैं आप सभी को करता हूँ नमन हमारे चैनल आईएएस फ्रीक पर। आप हमारी हम्बल जर्नी को यहाँ देख सकते हैं पॉज करके। मेहनत करके आप लोग के सिलेक्शन के लिए, सिर्फ सिलेक्शन के लिए कंटेंट लेके आप आते हैं। और उसी कड़ी में आज का जो कंटेंट है वो आप लोग के द्वारा काफ़ी डिमांड किया जा रहा था। बहुत सारे छात्र ये बोल रहे थे कि सर आप तो बोलते रहते हो परेटो प्रिंसिपल 80-20 का रूल, कि एग्जाम में जो 80% क्वेश्चन आएगा वो सिलेबस के 20% जगह से आएगा। कहाँ कहाँ से आएगा आप सर खुद बताइए। तो हमने फाइनली इस टाइप का जो टॉपिक वाइज अप्रोच है, ये खुद भी हमने फॉलो किया था। बीपीएससी मेंस के लिए बहुत लोग टेंशन में रहते हैं, और मैं बार बार बोलता हूँ कि बीपीएससी मेंस जो है बीपीएससी प्रीलिम से ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें लिमिटेड टॉपिक्स हैं। देखो बाबू, अगर पीएचडी करने जाओगे तो तुम्हारे लिए 500 टॉपिक भी कम पड़ेगा। तो आपको इसी टॉपिक्स 132 टॉपिक्स हम लेके आए हैं, कंबाइंड टॉपिक्स हैं, जिसको आप लोग करिएगा तो पूरा का पूरा बीपीएससी मेंस शुरू से लेकर लास्ट स्टेज तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। आईएएस स्पेस फ्रीक लिखोगे आप तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, जहाँ पे आईएएस फ्रीक मेंटरशिप के नाम से चैनल है। अब मैं बार बार स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं दिखाऊंगा। 132 टॉपिक है, हिस्ट्री में 27 टॉपिक है, इतिहास कम टॉपिक रहते हैं लेकिन अच्छा खासा ये स्कोर आपको करवा देता है। डीआई में बस 4 टॉपिक है, इसीलिए ओवरऑल जीएस 1 में अच्छा स्कोर हो जाता है। करंट में कहीं कहीं लोग मार खाते हैं, और करंट चूंकि डायनेमिक टॉपिक है, अभी वीडियो बनाऊंगा 5 महीने के बाद कुछ और आ जाएगा। चूंकि मेंस अभी 3-4 महीने टाइम है, इसलिए करंट टॉपिक डायनेमिक है। और चैनल पे ही हम लोग इसी टेलीग्राम चैनल पे मेंस का भी एक कंबाइंड टॉपिक्स दे देंगे जो कि पूछा जा सकता है। तो वो तो कुछ दिन के बाद देना होगा ना, क्योंकि बीपीएससी जो मेंस है वो 2-3 महीने पहले का भी करंट जो बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा हो गया वो पूछ लेता है ना। तो अभी पहले जो डेवलपमेंट है वो होने दीजिए। ये एवरग्रीन है, हिस्ट्री के 27 टॉपिक से ही पूछेगा, डीआई में 4 टॉपिक से पूछेगा, पॉलिटी में 34 टॉपिक से पूछेगा, इकोनॉमी ज्योग्राफी में अगर पूछेगा तो 36 टॉपिक से ही पूछेगा, जिसमें इकोनॉमी तो अब पूछ नहीं रहा है, मतलब जो बेसिक इकोनॉमी होता है। इकोनॉमी में मान लो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह, बजट वगैरह से पूछ सकता है करंट चीज़ों से, तो वो तो करंट में भी आ जाएगा, और नहीं तो इकोनॉमी में भी आएगा ही। चलो आगे बताता हूँ क्या क्या है। पूरा वीडियो देखना है, और वीडियो को अभी ही प्लीज़ एक लाइक का बटन आप दबा दीजिए। बस इतना ही मुझे चाहिए आप सबसे, और कुछ नहीं चाहिए, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 31 टॉपिक्स हैं, 31 टॉपिक्स, जिनसे ही हर बार पूछा जाता है, और यही पूछेगा ही पूछेगा। और अगर इससे बाहर 32वां टॉपिक भी पूछ लेता है, तो इन 31 टॉपिक को प्रैक्टिस करने के बाद, दबा के पढ़ने के बाद, आपके पास इतना अनुभव और इतना नॉलेज बेस हो ही जाएगा कि आप कोई भी टॉपिक 32वां 33वां कुछ भी पूछे आप लिख ही सकते हैं। तो एकदम फोमो नहीं आने देना है अपने अंदर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, की अरे इसके अलावा कुछ पूछ देगा तो क्या करेंगे। अगर एक टॉपिक एकदम रेयर पूछ भी दिया, भाई जो मेन चीज है उस पर ध्यान नहीं देते हो, और जो एक्स्ट्रा चीज है उस पर ध्यान देते हो। ये क्यों करते हो? तभी आप लोग का एग्जाम जो है वो कहीं ना कहीं फंस जाता है, अगर आपका नहीं निकल रहा है तो। जिनका निकल गया है बहुत अच्छी बात है, ऑफेंड नहीं होना है। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपको इस तरह से सोचना ही पड़ेगा। तो ये बुक जो है वो आप लोग प्रिंट करवा लीजिए और अपने पास रख लीजिए। बीपीएससी मेंस कंप्लीट, बीपीएससी मेंस के 132 जीएस टॉपिक्स हैं, और हमारी लेजेंडरी टीम के द्वारा बनाए गए हैं बीपीएससी मेंस 132 टॉपिक्स। आपने ये देख लिया, ठीक है। अब हम आते हैं जीएस 1 में। जो हिस्ट्री है उसको 27 टॉपिक में पूरा कवर आप कर सकते हो। जैसे यूट्यूब पे एक एक टॉपिक को सर्च करो, आपके पास हजारों वीडियोस फ्री में मिल जाएंगे। पेन पेपर लेके बैठो, सबके नोट्स बना लो, उससे दबा के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हम ही लोग करवा रहे हैं टेलीग्राम पे, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक्स आप यूट्यूब पे सर्च करिए, इंटरनेट पे सर्च करिए, आप गूगल से पूछ लीजिए, कहीं भी आप पता करिए, और इसका एक 2-3 पेज का बढ़िया नोट्स बना लीजिए, कुछ डायग्राम वगैरह देख लीजिए, आपका हो गया उस टॉपिक का तैयारी। उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। सोचो इतना आसान है, 132 टॉपिक है। अगर आप डेली मान लो 10-10 टॉपिक करते हो, तो भी डेली 10 टॉपिक नहीं, डेली 5 टॉपिक करते हो, तो लगभग 25 दिन में ये पूरा मेंस जो है वो एक बार आप राउंड मार जाओगे। फिर सिर्फ लिखना बाकी रहेगा। तो कितना आसान हो जाता है, और बहुत लोग इसी को एकदम सर पे उठा के घूमते रहते हैं कि यार पीटी तो निकल रहा है, मेंस नहीं निकल रहा है, मेंस में दिक्कत हो रहा है। भाई अच्छे से पढ़ोगे और बढ़िया से नोट्स बनाओगे, बार बार मेहनत करने से पीछे नहीं हटोगे, तब ना। एक बार नहीं निकला तो क्या हुआ, हो सकता है कि आपके फेवर में लक नहीं होगा तो नहीं निकला, अगले अटेम्प्ट में फिर से एकदम जीरो से बच्चे की तरह सीखना शुरू करो। ये कभी नहीं मन में आना चाहिए कि हमने तो ऑलरेडी पढ़ लिया है, अब हम कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसके कैरेक्टरिस्टिक और साथ साथ बुद्धिज्म से इसको जरूर जोड़ना है। मॉडर्न और बुद्धिज्म का रिलेशन है, पाल में भी बुद्धिज्म का रिलेशन है, तो इनको पूरा डिटेल में पढ़ना है। लंबा वाला क्वेश्चन पूछता है 38 नंबर वाला, जिसमें आपको 5-6-7 पेज तक लिखना हो सकता है। और स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने बहुत बार आपको बताया है कैसे डायग्राम बनाना है। खाली मतलब खाली जगह जो है उसका अच्छे से डायग्राम वगैरह से भर भर के खाली नहीं दिखने देना है, अच्छे से थोड़ा बड़ा लिखना है, और बहुत सारी चीज़ें स्पीड बढ़ाने के लिए एक अलग से हम वीडियो भी लेके आ जाएंगे। लेकिन मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ना है, पाल आर्ट पढ़ना है, पाल कला, और एक ही साथ मैंने मिला दिया क्योंकि इसमें इतना ही टाइम लगेगा जितना पूरा लगेगा। गुप्ता आर्ट, पटना कलम, मधुबनी मंजूषा पेंटिंग, इसमें पटना कलम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पटना कलम जो है वो आप बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ोगे, 2-3 पेज का नोट्स, बाकी आप सब एक एक पेज का भी नोट्स बना लोगे तो शॉर्ट में पूछेगा तो आपका हो जाएगा। मधुबनी वगैरह लॉन्ग में नहीं पूछता है जल्दी।
फिर जैनिज्म बुद्धिज्म का और भी बाकी जितना आर्ट है, मतलब ये इसी में आ गया है लेकिन और भी कुछ बचा है, तो आप जैनिज्म बुद्धिज्म के कुछ कॉन्सेप्ट्स फिलोसफीज वगैरह पढ़ लो, हो सकता है शॉर्ट में आजकल पूछ रहा है तो पूछ दे। बाकी एंशियंट बिहार में एजुकेशन, साइंस, स्पिरिचुअलिटी, एंशियंट बिहार की बात हो रही है, अभी मॉडर्न की बात नहीं हो रही है। बहुत लोग बोलेंगे टेक्निकल एजुकेशन मॉडर्न इंडिया, तो वो हम लोग आएंगे वहां पे, चिंता आपको नहीं करना है। सारे टॉपिक इसमें दिया हुआ है, जो दिया हुआ है सिर्फ आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए मॉडर्न एजुकेशन स्प्रेड एंड एंग्लो ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी, ये पूछता है तो पूछेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर द कंपनी रूल, ये भी पूछेगा, है ना। 1773 से लेकर 1853 का कोई भी एक्ट पूछ सकता है, तो आपको डिटेल में जानना है। बहुत सारा जो एक्ट, चार्टर एक्ट वगैरह आता था और बहुत सारा जो काउंसिल एक्ट आता था, सब चीज़ आप देख के चल जाइए, है ना। देख के क्या जाइए, मतलब उस पर प्रॉपर नोट्स बना के उसको रट के जाइए, तभी जाके सिलेक्शन होगा। भाई हमको एसडीएम डीएसपी का पोस्ट चाहिए, इतना बड़ा पोस्ट चाहिए, हम लोग सिर्फ मेहनत ही तो कर सकते हैं, वो भी नहीं करेंगे तो फिर कर क्या रहे हैं लाइफ में, है ना। तो ये तो करना है। एंशियन बिहार वाला तो हो गया, मतलब ये थोड़ा आप देख लेना, नालंदा विक्रमशिला बिहार की इतनी गौरवमयी इतिहास बिहार का रहा है, तो ये सब पूछ सकता है। फिर 1857 का रिवोल्ट बहुत डिटेल में पढ़ना है क्योंकि पूछता है, और बिहार से रिलेट करके वीर कुंवर सिंह का खासकर उसमें जो योगदान है वो पूछना है, वो पढ़ना है। राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट फेजेस, एकदम बढ़िया से इस पे बढ़िया जो टॉपिक दिया है ना उस पर पीएचडी कर लो, लेकिन एक्स्ट्रा टॉपिक मत खोजो पीएचडी करने के लिए, मेरा आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन है, ठीक है बॉस। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दिया गया है ऑलरेडी, आप जाकर देख लो, वहां पे आपको मिल जाएगा। फिर आप देखिए राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म हो गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल का विभाजन और स्वदेशी मूवमेंट पूछता है, शॉर्ट में पूछता है ज्यादातर। सूरत स्प्लिट शॉर्ट में पूछेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश इंडिया, जिसमें 1919 से लेकर 1935 तक के जितने भी एक्ट हैं वो पूछ सकता है। और देखो 1853 के बाद 1857 का विद्रोह, और 1857 के विद्रोह में ही आपको 1858 वाला जो एक्ट है गुड गवर्नेंस वाला, वो पूछेगा। वो पूछेगा, यहाँ पे 1858 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना, है ना, उसको करना है आपको, इसी में आपको कर लेना है। वो सब डिटेल में, जहाँ पे भी आप यूट्यूब पे 2-3 घंटा का लंबा वीडियो देखोगे ना, आपको पूरा वो एक्सप्लेन कर देगा। जो भी चैनल है, किसी भी चैनल से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, बस नॉलेज आना चाहिए, सिलेक्शन मिलना चाहिए, यही हमारा फाइनल गोल है। फिर महात्मा गांधी के बारे में, गांधी कैसे मास लीडर बने, ये पूछा भी है, बीपीएससी पूछ भी सकता है हर बार। गांधी जी का तो सब एग्जाम वाला फैन होता है, यूपीएससी बीपीएससी, आपको पता ही है। सिर्फ अभी जो है कुछ लोग वो फैन नहीं है गांधी जी के, बाकी एग्जाम में खूब पूछता है। गांधी जी की आइडियोलॉजी को एकदम अच्छे से जान जाना और उसको इंटरनलाइज करने की कोशिश करना, एग्जाम से रिलेटेड तो है ही, बट एग्जाम के अलावा भी आप अपने आसपास भी देखोगे ना कैसे दुनिया बदलने की ताकत रखती है गांधी जी की ये प्रिंसिपल्स, तो आपको समझ में आएगा कि कितना बढ़िया था, है ना। कैरेक्टरिस्टिक 1915 से 1947 तक का जितना भी गांधी जी का कैसे, मतलब उनका बिहेवियर चेंज होता है, कैरेक्टर चेंज होता है, कौन कौन से आंदोलन गांधी जी करते हैं, कैसे लीड करते हैं, सब आपको देखना है। चंपारण, ये जो केक खाए थे, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह, जिसमें चंपारण सबसे इंपॉर्टेंट है, चंपारण सत्याग्रह, जो कि हम लोग आगे भी आपको बताएंगे, वो जो किसान वाला है उसमें। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कॉजेज एंड आउटकम्स, कोई भी आंदोलन का क्यों हुआ था, और हुआ तो उस दिन क्या क्या हुआ, और आउटकम्स, ये ज़्यादा जानना जरूरी होता है, इसलिए हमने लिख दिया है। सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, फिर नॉन कॉपरेशन हो गया, फिर ये हो गया। क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत खतरनाक था एकदम, समझ लो क्विट इंडिया, भारत छोड़ो अंग्रेजों, करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह, इसके बारे में पूछेगा, तो ये सब आपको करते रहना है। ये सब शॉर्ट में पूछेगा, कहीं ना कहीं आपको मेंशन करना ही है। आज़ाद हिंद फौज केस, जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर लंबा क्वेश्चन पूछ देगा, इसलिए उनका सारा मैंने आपको एकदम सब टॉपिक बना के दे दिया है कि ये सब तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, सब पे 5-5 लाइन भी लिख दोगे ना, तो आपका बड़ा बढ़िया कंटेंट तैयार हो जाएगा नोट्स में। रविन्द्रनाथ टैगोर का ये सब जो फिलॉसफी है वो देखना है। ट्राइबल मूवमेंट में संथाल एंड मुंडा रिबेलियंस बहुत इंपॉर्टेंट, ये अलग अलग पढ़ना है। संथाल, सिर्फ संथाल पूछ सकता है अलग से, लंबा पूछ सकता है, वैसे ही सिर्फ मुंडा पूछ सकता है अलग से, लंबा पूछ सकता है। आपको इसीलिए एक टॉपिक में दिया गया है क्योंकि आप एक साथ पढ़ोगे, और क्योंकि दोनों सिमिलर है, बस दोनों का टाइमलाइन अलग है और दोनों का एरिया अलग है थोड़ा, ठीक है। बाकी नेचर वेचर सब सेम ही है, तो आपको पढ़ने में अच्छा रहेगा। हम लोग इसको हाईलाइट भी कर दिए, लाइट रेड हाईलाइट आप देख रहे होगे। उसके बाद पीजेंट मूवमेंट में आप देखो, किसान आंदोलन में दो इंपॉर्टेंट है, स्वामी सहजानंद के बारे में पूरा डिटेल पूछ सकता है, हालांकि शॉर्ट में पूछता है, लेकिन चंपारण वाला पूरा डिटेल में पूछता है, ये देख लीजिएगा चंपारण, चंपारण सत्याग्रह के बारे में। फिर बिहार का रोल फ्रीडम स्ट्रगल में क्या था, रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, वुमेन्स कंट्रीब्यूशन, 1857 एनसीएम, बिहार ने कैसे, ये जो टाइम लाइन चल रहा है 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक, उसमें अलग अलग लोगों ने, बिहार ने कैसे, वुमेन्स ने कैसे कंट्रीब्यूट किया, रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म बिहार में क्या हुआ, सीडीएम में बिहार में क्या हो रहा था, एनसीएम में बिहार में क्या हो रहा था, क्योंकि आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो बिहार पे तो हमेशा फोकस रहना ही है। और इंडिपेंडेंट बिहार का फॉर्मेशन के बारे में शॉर्ट में पूछ सकता है, आप देख लीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद और लोहिया के बारे में भी शॉर्ट में ही पूछ सकता है, ज़्यादा नहीं पूछेगा, तो लेकिन करके जाना जरूरी है, चांस कम है, करना जरूरी है, इसलिए तो बोल रहे हैं कि ये टॉपिक जो हम लोग 132 टॉपिक दिए हैं, वो इतना कर लोगे तो फाइनल रैंक लाना और बढ़िया रैंक लाना, बढ़िया पोस्टिंग लेना पॉसिबल है, मतलब एनफ है इतना।
अब इससे ज़्यादा करोगे जितना ज़्यादा उतना और बढ़िया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है उसके बाद फिर ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है ना, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। मतलब जो ग्राफ में ऐसा होता है ना कि एक टाइम के बाद आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो मतलब इन्वेस्टमेंट लगाते रह रहे हो लेकिन रिटर्न आपका घटने लगता है, तो वही होने लगेगा, उतना इन्वेस्ट करना ही नहीं है टाइम। बाकी डीआई में ये 4 टॉपिक आपको 72 में 72 नंबर दिलवा सकते हैं, और जीएस1 में 190 नंबर के आसपास आप लेके आ सकते हो। बहुत सारे छात्र 190 नंबर लाते हैं और सीधा फाइनल लिस्ट में नाम लेके आते हैं सिर्फ और सिर्फ डीआई की वजह से। डीआई अगर सब सही हो गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है इंटरव्यू कॉल लाने में और इवन फाइनल रैंक भी दिलाने में। इसमें परसेंटेज, रेशियो, एवरेज और प्रॉफिट लॉस ये चारों पूछता है। और डीआई का तो आपको पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एकदम घोर के पी जाना है, बस उसी से क्वेश्चन आएगा, उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा, सिर्फ और सिर्फ उसका नंबर वगैरह बदला रहेगा, आप देख लीजिएगा, है ना। डीआई के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डीआई के लिए एक अलग से लेक्चर हम लोग प्लान कर रहे हैं जो कि लेके आने वाले हैं। उसके बाद आता है इंडियन पॉलिटी, जिसमें 34 टॉपिक आपको करना है। पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, स्टेट, नेशन, ये सब का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो हमको बातचीत की भाषा में तो लगता है कि हमको खूब समझ में आता है, लेकिन ये एक्चुअल में समझना इसको बहुत मुश्किल है ना। इसलिए इसको एकदम अच्छे से इस पर रिसर्च टाइप का कर लेना, गूगल वगैरह करके उसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ के क्या क्या कॉन्सेप्ट है, एकदम प्रॉपर इसका नोट्स बना लीजिएगा। फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जस्टिस, बेसिक स्ट्रक्चर, सेपरेशन ऑफ पावर, इसमें संघवाद जो है, कैसे राज्य और केंद्र आपस में एक दूसरे की बाउंड्री में कभी कभी इंटरफेयर करते हैं और कभी कभी दोनों को आज़ादी भी मिलती है, तो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर भी इसी में आता है। ये पूछा था ये वाला क्वेश्चन, इसको देख लेना है आपको। जुडिशियल एक्टिविज्म, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म, जो इज्म वाले हैं ना, ये सारे फिलोसफीज और सारी थियोरीज हैं, ये भी आपको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ लेना है। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा प्रियम्बल एक तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, और उसके अंदर की फिलोसफी, इंपॉर्टेंस, एमेंडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप देख लीजिएगा। सब पे अगर 5-5, 10-10 मिनट का भी यूट्यूब वीडियो देख लिए ना, बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बढ़िया एनिमेशन वाला वीडियो देख लीजिए, है ना। एआई वगैरह का यूज़ करिए सीखने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी ड्यूटीज़ में आपको फंडामेंटल राइट्स देखना है, आर्टिकल 12 से 35, सारे लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स देखने हैं, और ये सब मेजर आर्टिकल्स देख लेना है। इतना आर्टिकल तो छोड़ना नहीं है, ये वाला 17-18 मान लो छोड़ सकते हो, लेकिन 14, 15, 16, 19, 21, 25, 32 इस पे पीएचडी कर लो बाबू। इस पे 3-4 पेज का नोट्स बनाओ, बहुत लंबा थीसिस है, और मतलब मेंस के लिए इतना कंटेंट जमा कर लो कि पूरा लिख के एग्जामिनर का एकदम होश उड़ा सको। वैसे ही डीपीएसपी के लिए आपका नेचर, क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन एंड कन्फ्लिक्ट विथ फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप लिख दोगे तो एग्जामिनर को अच्छा फील होगा, यहाँ के तक कि वो पूछ भी सकता है। इम्प्लीमेंटेशन इन बिहार, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे डीपीएसपी बिहार में। यूसीसी के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूज़ में रहता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको एक तरह से मोटा मोटी याद होना चाहिए, पूरा आर्टिकल के साथ तो याद करना संभव नहीं है, बट अगर याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ही एग्जीक्यूटिव में ये देखो, प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, है ना, सबका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, पीएम सीएम का रिलेशन, पीएम प्रेसिडेंट का रिलेशन, सीएम गवर्नर का रिलेशन, ये सब पूछ सकता है ना। पूछ सकता है क्या, पूछता ही है, गवर्नर तो पूछता ही है। बिहार के सिचुएशन में कंट्रोवर्सी को इसने बार बार पूछा है, जहां ऐसा है हमने बार बार इसको जो पूछा है उसको यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया। यहाँ पे भी देखिए, ये सब आपको रेड हाईलाइट अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नहीं दिख रहा है तो इसको हम थोड़ा सा और डार्क कर देंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये भी हाईलाइटेड ही है, तो जो हाईलाइटेड है उस पर थोड़ा सा और बढ़िया से देखना है, सरसरी निगाह से नहीं, एकदम अंदर जाके देखना है, डीप में एनालिसिस करना है। सतही ज्ञान से काम नहीं चलने वाला है, जैसा कि बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष ने ही बोला था एक बार, है ना। इलेक्शन, पावर्स, फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, प्रेसिडेंट का क्या रोल है, क्या क्या ऑर्डिनेंस, वीटो पावर, प्रेसिडेंट रूल, ये सब आपको देख लेना है। मैं बोल रहा हूँ ना कि जितने भी कॉमा वाले पॉइंट है, कॉमा 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 कॉमा, सब पे अगर आप 5-5 से 10-10 पॉइंट भी जमा कर लिया, आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट हो जाएगा। सोच रहे हो ये मतलब सिर्फ 25 दिन में आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो, इतना है। लेकिन अगर लगन से 12 घंटा डेली पढ़ोगे, 4332 वाला जो रूल है वो अपनाओगे तभी कर पाओगे यार। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी तरह से कंप्लीट करना है, चलते फिरते ऐसे ही सुन लिया, ऑडियो सुन लिया हो गया, नहीं, एकदम ध्यान से प्रॉपर क्लास की तरह करना है आपको। एंड देन पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो संसदीय व्यवस्था है जो हम लोग लंदन से लिए हैं, वो वाला, मेरिट, डिमेरिट्स, एक्सेप्टेबिलिटी, इंडियन वर्सेस ब्रिटिश, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम से कंपेयर करना है, जिसमें लक्ष्मीकांत में पूरा अच्छा से दिया हुआ है, इंडियन पार्लियामेंट पूरा अच्छा से लक्ष्मीकांत, स्टेट लेजिस्लेचर में विधानसभा, विधान परिषद जानना है अपने बारे में, एंड बिहार में इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जो राष्ट्रपति शासन वगैरह लगता है, या ओवरऑल नेशनल इमरजेंसी, फेडरल सिस्टम इन इंडिया, इसका क्रिटिकल इवोल्यूशन करना है भाई, बहुत अच्छे से, बहुत लंबा। एंड सेंटर स्टेट रिलेशन में स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। आपको पूरा देखना है कि बिहार का कितना औकात है और बिहार को कितना मिलता है, सरकारें कैसे आती है जाती है, ये सब। इंटर स्टेट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल, और ये देखो बीपीएससी यूपीएससी में इतना नहीं पूछता जितना बीपीएससी में पूछता है, ये वाला टॉपिक है इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल डायनेमिक्स, है ना, जिसमें अलग अलग पार्टी के बारे में भी पूछ लेता है। तो ये सब आपको बताऊंगा, पहले ये देख लीजिए। जुडिशियरी एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे जुडिशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे कौन कौन से थीसिस है ना, कैसे जुडिशियरी अपने आप को इंडिपेंडेंट करती है और कैसे इंटरफेयर भी कर सकता है एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव चाहे तो, ये सब आप देख सकते हो। अलग अलग जजमेंट्स देखने हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के,
जजेस एंड कॉलेजियन सिस्टम में तो बढ़िया से पीएचडी कर लो। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो पीआईएल है, साथ साथ जुडिशियरी के पास चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट इसलिए हम लोग कर दिए हैं कि इसको आपको थोड़ा सा और अच्छे से देखना है। जुडिशियरी, पार्लियामेंट, जज एंड पॉलिटिक्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी ऑडिट करता है साल भर के बाद, पूरे एक साल तक कितना खर्चा हुआ अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग विभाग में, अलग अलग मंत्रालय में, उसका ऑडिटर होता है ये, है ना। वैसे ही इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल डायनेमिक्स में आप देख लो, इलेक्शंस प्रोसेस, इलेक्शन कमीशंस का रोल अभी तो बहुत विवाद में है, मुझे लगता है करंट में भी पूछ सकता है, हालांकि सत्ता पक्ष की सरकार है तो नहीं भी पूछ सकता है, ध्यान देना है सब चीज़ को। इलेक्टोरल प्रॉब्लम्स एंड रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट, एनआरसी वाला जो अभी आया था, जो अभी एसआईआर चल रहा था, वो सब, वोटिंग बिहेवियर, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, सारा डाटा वाटा याद कर लेना है, मतलब बहुत अच्छे से नोट्स बनाना है। और मैं आपके नोट्स देखना चाहता हूँ, हमको आप अपने नोट्स जो है वो टीम आई एस फ्रीक पे जरूर भेजिएगा। एंटी डिफेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और सारे एग्जाम्पल्स लेटेस्ट देख लेना है। कॉलिशन पॉलिटिक्स पूछ देता है ये मुंह उठा के बीपीएससी, लेकिन यूपीएससी में पार्टी वार्टी का जिक्र नहीं करता है, बीपीएससी पूछ देता है। कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज का रोल क्या होता है पॉलिटिक्स में, आजकल तो बहुत बढ़ता जा रहा है इन सब का रोल। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अमेंडमेंट वगैरह भी अब हो रहा है तो उतना डिस्कशन और उतना वैसे नहीं हो रहा है जितना बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे, ऐसा देखने में। वुमेन पे बहुत ज़्यादा हमारी सरकार भी फोकस है, बिहार सरकार, साथ ही साथ हम लोग मतलब बीपीएससी भी फोकस है, और हम लोग भी वुमेन पे अलग से नोट्स वगैरह बना के तैयारी करते हैं। 73वां 74वां अमेंडमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स, पीआरआई, ये सब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ना, अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायती राज सिस्टम, ये सब पूछता है। और बहुत इंपॉर्टेंट, जो टॉपिक दिया है सिर्फ उतना कर लोगे, सारा खल्लास हो जाएगा। रीजनल डिस्पैरिटीज एंड डिमांड्स ऑफ ऑटोनॉमी एंड न्यू स्टेट्स, बहुत ही बर्निंग टॉपिक। साथ साथ जनरल स्टडीज पेपर 2 में देखिए, इकोनॉमी ज्योग्राफी 36 टॉपिक है यहाँ पे, जिसमें ज्योग्राफी ज़्यादातर पूछता है, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, फिजिकल रीजन, बिहार का मैप, इंडिया का मैप वगैरह देख लेना है। रोल ऑन इकोनॉमी, हिमालयन पेनिनसुलर, अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम, नदी का देख लीजिए। फिर सॉइल, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, कहाँ पे कौन सा प्लांट होता है, ये सब देख लेना है। कोस्टल प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, ये सब अच्छे से देख लीजिए। नॉर्दर्न प्लेन्स एंड ज्योग्राफिकल थियरीज जो होती है अलग अलग, ये दोनों खासकर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट, अल्फ्रेड वेगनर वाली जो है। इंडियन मानसून में साउथ वेस्ट मानसून, खासकर मानसून इन बिहार के बारे में पूछ देगा बाबू। तो ये अभी तक जो हम लोग मान लो एनसीईआरटी में ज्योग्राफी में मिलता है इंडिया वाला, बिहार वाला अलग से नहीं मिलता है, आपको अलग से देख के पढ़ना है। बहुत सारा वीडियो है, बहुत सारे नोट्स भी है जो हम लोग खुद भी लेके आ रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हो, सब आ रहा है, बस हाथ पे हाथ धर के बैठा नहीं है, अपने से भी एफर्ट मारते रहना है, और हम लोग सब मिलजुल के इसको फाइनली एकदम क्रैक करके फोड़म फोड़ी करने वाले हैं। ठीक है, तो इस एटीट्यूड से ही रहना है बॉस। साइक्लोन्स इन इंडिया देखो, अल नीनो ला नीना, इसको अच्छे से समझना है, इसका डायग्राम पूरा अच्छे से आना चाहिए वर्ल्ड मैप पे बनाने, कैसे ये काम करता है। फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, प्रॉन एरिया, इसका जो लेटेस्ट साइक्लोन वगैरह आया है उसमें सारा डाटा देख लीजिएगा। ये बाकी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्लानिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक आध क्वेश्चन पूछ लिया तो बताना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, ये वाला देखिए, 1991 के पहले और बाद में जब इकोनॉमी खुली तो क्या हुआ था, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। फिर एनईपी, एलपीजी, ट्रिकल डाउन थ्योरी, ये सब आपको तैयार कर लेना है देख के। उसी तरह से एग्रीकल्चर के बारे में अच्छे से पूछ सकता है, करंट में भी पूछ सकता है, इसमें भी पूछ सकता है, इकोनॉमी में भी, ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में ही आता है। फिर देखो इंडस्ट्री, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब आप देख लीजिए, कॉजेज, मेजर्स। अभी मनरेगा वाला जो है वो चल रहा है, वीबीजी रामजी वाला जो आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया एंड बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, जल जीवन हरियाली, बिहार का बहुत फेमस, नीतीश कुमार सीएम साहब तो जल जीवन हरियाली यात्रा ही निकाल दिए थे, ये उनका इतना बड़ा मतलब एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट है। उस तरह से एनर्जी रिसोर्सेज, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ब्लू इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन, डब्ल्यूटीओ, केयर इकोनॉमी पूछता है। फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप अभी आया है रिसेंटली। उसके बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन, ट्राइब्स, मिनरल रिसोर्सेज, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार में क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है, इस पर तो पूरा मुद्दा ही बना था। हो सकता है पूछ सकता है, नहीं भी पूछे तो आपको आंसर उसमें लिखना ही है कहीं ना कहीं। साथ साथ आप ये भी देख लीजिए कि इन्वायरमेंटल डेवलपमेंटल इशूज, जैसे क्लाइमेट चेंज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला इशू है, ये बर्निंग इशू है, एवरग्रीन इशू है, हमेशा चलते रहता है। हमारी धरती एवरग्रीन नहीं है, क्लाइमेट खराब हो रहा है, लेकिन ये इशू जो है ये एवरग्रीन है, और ये पूछ सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया और बिहार के खासकर डिजास्टर, कौन कौन सा एरिया में कैसा कैसा डिजास्टर आता है, और वो तो हम लोग साइंस में भी देखेंगे। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स, अर्बनाइजेशन इन इंडिया एंड बिहार, और सारे अर्बनाइजेशन लोगों को कंपेयर करना, ये सब डाटा वाटा सब याद रख लेना अच्छे से। उसके बाद आइए आप ज्योग्राफी, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल स्टडीज पेपर 2, 31 टॉपिक्स, इन 31 टॉपिक में पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर आपको देखना भी नहीं है। स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो का अचीवमेंट, ये सब अच्छे से समझ लेना है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये सब पे नोट्स बना लेना है, डायग्राम वगैरह बना बना के। इसरो के बारे में उसका रोल, प्राइवेटाइजेशन, फिर एंटी सैटेलाइट मिशन है, मिशन शक्ति, प्रोजेक्ट नेक्ट्रा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और 2-3 बार पूछ के, और मतलब जो है ना, बीपीएससी ने एकदम कंफर्म कर दिया है कि ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कभी भी, तो बम की तरह नहीं लगे जिस दिन पूछे, इसलिए अभी से ही तैयारी कर लेना है आपको। आदित्य, गगनयान, आईएसएस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसके आगे पीछे कौन देश बना रहा है, इंडिया कब बनाएगा, ये सब सब देखना है।
जब नोट्स बनाओगे तो बढ़िया से 1-2 घंटे का एक लेक्चर एक टॉपिक का पढ़ना है और सारा हो जाएगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप, ये जो नया जेम्स वेब लगा है, ये पूछा था एक बार इसलिए हमने इसको डाल दिया है, क्योंकि ऐसा टेलीस्कोप वाला पूछ सकता है। फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में एआई बहुत खतरनाक है। एआई से एक क्वेश्चन तो मतलब अभी गारंटी लिख के ले लो कि पूछेगा ही पूछेगा। बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, कार्बन नैनो ट्यूब्स, ग्राफीन, ड्रग्स, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, नैनो टेक्नोलॉजी, सिग्निफिकेंस, ये सब पूछ सकता है। और सरकार क्या क्या एफर्ट कर रही है, किसी भी चीज़ में ओवरऑल आपको गवर्नमेंट स्कीम देखना ही है, क्योंकि ये ओवरऑल पूरा गवर्नमेंट चला रही है और आपको गवर्नमेंट सर्विस में जाना है ना, तो आपको ओवरऑल स्कीम्स ही मैनेज करना है। तो ये आपको देख के ही चलना है किसी तरह से। नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों तो मतलब जितना मैं बोलूँ उतना कम है। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में लंबा क्वेश्चन पूछेगा 36 नंबर का, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए 5-6 पेज लिखने का कंटेंट तैयार कर लो। नैनो टेक्नोलॉजी का सिग्निफिकेंस ये पूछ सकता है, और डेली लाइफ में यूज तो हमेशा। यहाँ पे हम लोग एक अलग से डाले हैं रोल वाला सेक्शन, जिसमें देखो अलग अलग सबका रोल है। रोल ऑफ साइंस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रोल ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, रोल ऑफ साइंस इन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोल ऑफ साइंस इन फाइनेंशियल, रोल ऑफ साइंस इन हेल्थ, डिजास्टर, वेस्ट, रिफॉर्म्स, है ना, अलग अलग एजुकेशन सिस्टम पे है। ग्लोबल वार्मिंग, ई गवर्नेंस, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स याद करना है। इंडिया डेवलपमेंट जर्नी, ओवरऑल ओवरऑल ग्रोथ ऑफ जीडीपी, रीसेंट डेवलपमेंट सारा आपको देख लेना है। ये रोल हो गया जिसमें कंप्यूटर, आईटी, जेट इंजन टेक्नोलॉजी पूछता है, ये बड़ा फेमस है। डिफेंस टेक्नोलॉजी, फिर नास मास, ये सब अलग अलग पूछेगा, सब देख लें, जो टॉपिक है आप देख लीजिए, सबका नोट्स बना लीजिए। ये पीडीएफ आपको हमने दे दिया है। एनर्जी और इन्वायरमेंट के बारे में बीपीएससी बहुत चिंतित है, जिसमें आप न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में अच्छे से जानना है, अच्छे से पढ़ना है, पूरा मैप वैप सब देख लेना है, कैसे होता है सारा, पीएचडी कर लीजिए इस पे। एनर्जी के बारे में ये न्यूक्लियर, सोलर और विंड पे भी अच्छा खासा रिसर्च करना है। पोल्यूशन देख लीजिए, और ई वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है। बाकी एआई, रोबोटिक्स, ये सब जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से पूछ सकता है। तो इतना ही आपको करना है बीपीएससी मेंस के लिए और फाइनली एसडीएम बनने के लिए। अगर आपने इन टॉपिक पे बढ़िया से पीएचडी कर दिया, कि किसी टॉपिक पे मैं पूछूं आपसे और आप धड़ाधड़ मतलब आंसर बता रहे हो, लंबा 5-6 पेज लिख सकते हो, कोई डर नहीं है, तो आपका बाबू सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है सिलेक्शन। और एक बार कमेंट में जरूर लिखना है, आई कैन एंड आई विल। ठीक है, आई कैन, आई विल, आप कर सकते हो और आप करोगे। लिखोगे तभी जाके मैनिफेस्ट होगा, और तभी जाके ये करने की हिम्मत आएगी, और आपको करना है तो करना है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।